जी का मेडिकल होगा, खाली टेस्ट बच्चा था सर। साइड से सर मैंने 80,000 रुपए लगाए, उसकी दौड़ कराई सर। जी जी। फिर कोचिंग करा रहा हूँ। यही हालत है। इतने इतने माँ बाप के फोन आए हैं, इतने बच्चों के फोन आए, ऐसे बिलखते हुए फोन आए। काफी सारे हो सकता है कुछ अधिकारी ऐसे हों जो इसका समर्थन कर रहे हो, वो किसी लालच के कारण समर्थन कर रहे हो, क्योंकि उनको दिखाई देता है कि हम जर्नल से अभी रिटायर होंगे तो सिविल में हो सकता है नेतागणों की चमचागिरी करने से हमें किसी राज्य का राज्यपाल घोषित कर दिया जाएगा। होता है हरियाणा में कि भेड़ी शक्ल भेड़ा काम, तुम्हारी शक्ल बताती है, जिस पर से गुंडे की शक्ल है तुम्हारी। ठीक है, तुम्हारा से अपनी सोच को बंद रखना, तो पूरा देश आपको देख लेगा। फौजी है ये, अपनी सोच को बंद रखना, इतना ही कहूंगा, मेरी विनती है। दोबारा अगर ऐसा बयान रखे तो पूरा देश आग बबूला होकर तेरे घर में आ जाएगा। कहूंगा कि मोदी जी अपनी माता जी से जाकर के एक बार पूछ के तो देखे कि जिन माँ के बच्चों ने जो सुसाइड किया है उन माँ की आत्मा में क्या गुजर रहा है। अरे हिंदू की कोई जात पात नहीं होती, इसकी सैनिक की कोई जात पात नहीं होती। सैनिक तो पूरा देश का होता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सेना पर मिलकर के लड़ते हैं। इसलिए अब वक्त बताएगा कि आप लोगों ने देश को तोड़ने का ठेका ले रखा, हम बचाने का ठेका लेके 75 साल से सुनते आए, सारे निकम्मे नेताओं से, सारे नपुंसक नेताओं के मुंह से सुनते हैं, देश की गरीबी हटाएंगे, देश की गरीबी हटाएंगे। अरे इन्होंने तो देश के गरीब को हटाना चालू कर दिया। मेरे को नींद नहीं आती, बिल्कुल रात को कभी भी। रात को नींद नहीं आती, दिन को नींद नहीं आती सर। 71 वर्ष का तो देश के ऊपर राज्य का कार्यभार संभालने के लिए तैयार है, लेकिन 21 वर्ष के नौजवान बच्चे को रिटायर कर दिया जाए। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। मुद्दा अग्निपथ योजना जो थमने का नाम नहीं ले रहा और लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। युवाओं के बीच आक्रोश है, युवा काफी इस समय संकट में है कि अग्निपथ योजना आने के बाद उनका क्या होगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज को समर्थन दे रहे हैं, जो काफी युवाओं को समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, इस योजना को युवाओं के हित में बता रहे हैं। इसी के साथ एक्स आर्मी के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पहले भी हमने बातचीत करी थी, वो वीडियो को आपने काफी पसंद भी किया था, और वापस हम इनसे बातचीत करेंगे कि सर आपको नहीं लग रहा अब मुद्दा क्या कहते हैं कम होता जा रहा है, मुद्दे को बंधक बन गया है। जी बेटा, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत सलाम करता हूँ, जय हिंद जय भारत करता हूँ। बेटा मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दामिनी बेटा, कि आपने हमारी आवाज़ पूरे देश के एक एक लास्ट कॉर्नर तक पहुँचाने का काम किया है। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ा था, पूरे देश से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, बिलखते हुए माताओं के पिताओं के फ़ोन आ रहे हैं बेटा। उनका दुख कम से कम बताया, और यहाँ पर हम एक चीज़ करने जा रहे हैं। 26 तारीख को, यानी कि परसों, आज 24 है, 26 तारीख को हम लोगों ने एक महापंचायत बुलाई है। और महापंचायत जो है पूरे देश के जितने पक्ष के विपक्ष के नेताओं को, प्लस मेरे जो अधिकारी हैं मैं उनको सलूट करता हूं, जो मेरे फौजी भाई हैं मैं उनको भी सलूट करता हूं जो इसके पक्ष में बात कर रहे हैं। मैं सभी से विनती करता हूं, आप सभी आएँ, क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये देश की आर्मी का सवाल है, इस देश के उन नौजवानों का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है। तो हम सबको मिलकर के माननीय मोदी साहब को हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, एक तादाद में इकट्ठे होकर के। और मुझे पूरा यकीन है जब पूरे देश के लोग आएंगे और अपना दर्द बयां करेंगे, तो मुझे जरूर यकीन है कि मोदी साहब को ये जो स्कीम है जरूर वापस लेनी। आप भी कह रहे थे कि देश भर से जो युवा हैं, छात्र हैं, उनके आपके पास फोन आ रहे हैं, कुछ ऐसा आपके पास है कि जिसमें युवा ने अपनी बात कही हो, कोई रिकॉर्डिंग हो या कुछ हो आपके पास ऐसा? जी बेटा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। आज ही मेरे पास एक बच्चे का फोन आया पुंछ से, JNK में पुंछ का एक लड़का है। आपको मैं रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ बेटा। हाँ जी। ये रिकॉर्डिंग है, एक पिताजी की मेरे पास सुबह आई। ये सुनाना चाहता हूँ इस सरकार को। देखिए सर मैं कह रहा हूँ मेरे लड़के फिजिकल में मेडिकल हो गया, अभी तो नहीं हुआ सर। मोदी सरकार ने सर ये फैसला गलत लिया है सर। भाई साहब प्लीज मेरी विनती है, थोड़ा हिम्मत रखिए। आप तो पिताजी हैं, अगर आप इतना टूटेंगे तो बच्चा क्या करेगा? है? आप अगर पेरेंट्स होकर के अगर इतना मतलब हो जाओगे तो फिर तो बच्चे तो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे ना। मेरी आप लोगों से विनती है, तो मैं भी भावुक व्यक्ति हूँ और दुख है हमें आप लोगों की इस बात का। ठीक है, ये ऐसा श्राप लगेगा नहीं इस व्यक्ति को कि जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, मेरे को नींद नहीं आती, बिल्कुल रात को कभी भी। रात को नींद नहीं आती, दिन को नींद नहीं आती सर। नहीं मैं समझ सकता हूँ भाई जी, आप प्लीज थोड़ा सा मेरे को भी आप रुला दोगे प्लीज। प्लीज मैं भी भावुक व्यक्ति हूँ, थोड़ा सा हिम्मत रखो। ठीक है, आप लोग हिम्मत रखिए, हम फौजी भाई हैं, तो आप चिंता मत करिए। जहाँ तक हम लड़ाई लड़ सकते हैं लड़ेंगे, बिल्कुल लास्ट दम तक लड़ेंगे। ठीक है
फिजिकल मेडिकल होगा, खाली टेस्ट टेस्ट बच्चा था सर। किधर साइड से सर मैंने 80,000 रुपए लगाए, उसकी दौड़ दाड़ कराई सर। फिर कोचिंग करा रहा हूँ सर, 3-4 लाख रुपए लगा दी सर। बेटा ये हाल है पूरे देश में, हजारों फोन आए हैं, यही हालत है। इतने इतने माँ बाप के फोन आए हैं, इतने बच्चों के फोन आए, ऐसे बिलखते हुए फोन आए। काफी सारे मैं रिकॉर्ड नहीं करे, एक दो जिसका मैं चल ठीक है रिकॉर्ड करता हूँ। ये सारे आएंगे यहाँ पर, सारे बच्चे यहाँ पर आएंगे। देखना इस देश का कैसे इनके इनके पत्थर दिलों का जनाजा निकलेगा, पूरा देश जनाजा दिखेगा इनका। मेरी विनती है देशवासियों, हमसे पीड़ा नहीं देखी जाती इस देश के बच्चों की, इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया है। हम विनती शालीनता के साथ मोदी साहब आपसे विनती करते हैं, आप ले लीजिए इसके प्रार्थना करते ले लीजिए इस स्कीम को वापस। और जिन बच्चों ने कम से कम फिजिकल मेडिकल सब टेस्ट पास करके, अरे कम से कम उसको तो क्लियर कर देते हैं। तुम तो नर पिशाच हो मोदी साहब, कितने बच्चों की आपने जान ले ली है। अरे 71 मैं सुनने में आ गई 71 बच्चों ने तो अपने फांसी खा के सुसाइड कर लिया है। उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी, क्या गुजरेगी उस माँ बाप के ऊपर जिसने पाल पोस करके सपना देखा था मेरा बेटा सीना में जाएगा। भगवान माफ नहीं करेगा, मोदी साहब आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैं विनती करता हूँ देशवासियों, आप लोग आइए 26 तारीख को हम जिसमें मुद्दा है, गर्मा हुआ मुद्दा है, युवा लगातार आक्रोश में है, विपक्ष अब मैदान में उतर चुका है इस चीज को लेकर। और आपको नहीं लग रहा अब राजनीति घुसती जा रही है इस मुद्दे में भी धीरे धीरे? हाँ देखिए बेटा, यदि राजनीति के कारण तो ये सारा विध्वंस हो रहा है एक प्रकार से। युवा नौजवान बच्चों के साथ ये खेल खेला जा रहा है, तो ये केवल राजनीति के कारण ही तो खेला जा रहा है। पर एक्स आर्मी के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस चीज का समर्थन कर रहे हैं, तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं जब वो समर्थन दे रहे हैं? तो बेटे ऐसा मुझे तो लगता नहीं। हो सकता है कुछ अधिकारी ऐसे हों जो इसका समर्थन कर रहे हो, वो किसी लालच के कारण समर्थन कर रहे हो, क्योंकि उनको दिखाई देता है कि हम जनरल से अभी रिटायर होंगे तो सिविल में हो सकता है नेतागणों की चमचागिरी करने से हमें किसी राज्य का राज्यपाल घोषित कर दिया जाएगा और हमें फिर आराम से एसी में बैठने का मौका मिलेगा। हो सकता है उनकी वो मनसा हो, इसीलिए वो समर्थन कर रहे हैं। वो तो लगातार फायदे गिनवा रहे हैं ना कि अगर 17 से 21 साल तक अगर आपको चलिए 4 साल की नौकरी मिल जाती है, जिस समय में बच्चे की उम्र होती है पढ़ने की, उस समय आपको नौकरी मिल रही है, उसके बाद आपको नौकरी के वादे किए जा रहे हैं, आपको पैसा दिया जा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? बेटे इसमें बुराई ही बुराई है, क्योंकि सूर्य पूर्व में निकलता है और पश्चिम में छुपता है। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि हमारे देश के राजाओं ने, महाराजाओं ने सूर्य को पश्चिम से निकाल करके पूर्व की तरफ छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। वो कैसे? क्योंकि एक 21 साल का जो बच्चा है वो तो रिटायर कहलाएगा, लेकिन 71 वर्ष का देश का राजा कहलाएगा। ये कहाँ का नियम है? 71 वर्ष का तो देश के ऊपर राज्य का कार्यभार संभालने के लिए तैयार है, लेकिन 21 वर्ष के नौजवान बच्चे को रिटायर कर दिया जाए। ये रिटायर करके उन्हें अग्निवीर का नाम भी तो दिया जाएगा ना। ये अग्निवीर, देखो शब्द बोलने से पहले ये सोचना चाहिए अग्निवीर का मतलब है फिर उसमें वीरता का काम बढ़ना चाहिए, उसकी वीरता जारी रहनी चाहिए, तभी तो वो वीर कहलाएगा। रिटायर होने के बाद किस बात का वीर है? रिटायर होने के बाद तो यानी कि आप अगर इलेक्ट्रिक का जो बल्ब होता है, बल्ब अगर उसको जला रहे हैं और वो जल नहीं रहा है, फ्यूज हो गया, तो फ्यूज बल्ब को उतारने के बाद आप मुझे ये बताइए कि वो बल्ब रहेगा? वो तो फ्यूज बल्ब में गिनती हो जाएगा। उसको अग्निवीर कैसे बना देंगे? मुझे तो लगता नहीं। तो सर आप भी तो रिटायर हैं, आपको भी तो दिया गया ना फौजी का दर्जा, आपको भी तो इसी नाम से लोग जानते हैं ना आज। हम बिल्कुल पूर्ण सैनिक है। सेना के अंदर कलर सर्विस उसकी मानी जाती थी जिसकी 5 साल कंप्लीट हो जाती थी, तब उसको कलर सर्विस का दर्जा मिलता था। 5 साल से पहले जो रिटायर हो जाता है या प्रीमेचर रिटायरमेंट ले लेता था, उसको सैनिक भी नहीं माना जाता था। सैनिक भी कलर सर्विस करने के बाद ही माना जाता है। 5 साल तो मिनिमम चाहिए, तभी सैनिक बनता है। और बेटे एक चीज और मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरे दिमाग में आ रही है बात। जो 4 साल का जो पीरियड है, उस बच्चे को अगर युद्ध के क्षेत्र में भेज दिया जाएगा तो उसको तो गिनती भी नहीं आएगी कि युद्ध की गिनती किस प्रकार से होती है, कैसे होती है। क्योंकि अगर सैनिक दस्ते को भेज दिया जाए कि आपने आज शाम को रात को यहाँ से फलानी जगह पर अम्बुश जाकर के लगाना है या पेट्रोलिंग करने जाना है, अगर उनका नॉर्थ गुम हो गया, वो एक मैप रीडिंग होती है, वो दिशा और दशा को नहीं पहचान सकता और उस मैप रीडिंग की जानकारी लेने के लिए कुछ समय लगता है। जैसे कि आरटी का अगर कोई गोला दागना है, उस ऑपरेटर को ये मालूम नहीं, 4 साल में वो ऑपरेटिंग का काम भी नहीं सीख सकता, तो ये कहां से ट्रेंड होंगे? उसको ये अगर एक गोला दागना है, एक कि भाई 6 फिगर रेफरेंस होता है मैप रीडिंग के अंदर, तभी वो गोला सही जगह पर हिट होता है। उसको तो ये गोला दागने के लिए कहां से, उसको तो ये आभास ही नहीं होगा। तो ऐसे में बताइए वो कहां से फुल ट्रेंड होगा?
और मुझे लग रहा है देश की सेना का जो शक्ति है उसको केवल मरवाया जा सकता है, लेकिन एक अच्छे जानकार कुशल योद्धा होने का। सरकार की क्या दुश्मनी होगी आर्मी वालों से? वो किस प्रकार की योजना निकालेगी जब मोदी जी खुद सरकार वो आर्मी के वस्त्र धारण करके सैनिकों के बीच में जाते हैं, उनके लिए इतनी चीजें प्रस्तुत कर देते हैं, इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो किस प्रकार की योजना निकालेंगे फिर? बेटा टोटली झूठ फैलाया जा रहा है, ना उनको आर्मी से कोई लगाव है, सिर्फ वो जनता को मूर्ख बनाने के लिए जाते हैं। ये अग्निपथ योजना आने के बाद पता चल गया कि वो कितने बड़े ढोंगी हैं और कितने बड़े देश को मूर्ख बनाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, वर्दी पहन के दिवाली जाके मनाना उनके साथ में उससे कुछ वो नहीं होता। दिल्ली से चलते हैं, 50 चमचे साथ में जाते हैं और जो है काजू बादाम खाते हैं वहाँ तक जाएंगे, लेह लद्दाख तक। वहाँ पर तो रेड कारपेट बिछा होगा और 50 ऑफिसर 100 ऑफिसर सलूट मारने वाले उनको वहाँ खड़े होंगे। अरे भाई ऐसी दिवाली तो रोजाना मैं मनाऊँ ना, वहाँ तो जाके 2 दिन के लिए मोदी साहब आप 2 दिन की वहाँ उनके बीच में बिता के दिखाइए, जवानों के बीच में वो क्या खाना खा रहे हैं उनके साथ खाना खा के दिखाइए मोदी साहब। खाली दिखावा करने से जो है हितैषी नहीं होता सेना का। आप टोटली झूठ बोलते हैं। आप जो बीजेपी की सरकार है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी थे इस देश के प्रधानमंत्री, उस वक्त मेरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की भाइयों की पेंशन के ऊपर हथौड़ा चला इसी सरकार ने, बीजेपी ने। और आज ये सरकार मेरे देश के सैनिकों का पेंशन का भार नहीं उठा पा रही है। ये है असली कारण कि उनकी पेंशन हटाने के लिए डायरेक्टली ना तोड़ करके इनडायरेक्टली जो है ना जो है सेना की पेंशन बंद करने का स्कीम आया है। और दूसरा इसी के साथ साथ क्योंकि मोदी साहब के जितने भी व्यापारी मित्र हैं उन्होंने देश की सिक्योरिटी गार्ड में भी ठेके लेने चालू कर दिए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का जो ठेका लेता है उनको वहां से, क्योंकि उनके आका बैठे हैं बीजेपी की सरकार है, वहां से उनको सिक्योरिटी के ठेके मिल जाते हैं। कहीं सरकार से वसूल करते हैं 20,000 और वहां पर देंगे 12,000। इससे बढ़िया तो धंधा ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मोदी साहब इस आप लोगों की नजर, जो आपने कहा था कि चौकीदार चौकीदार, वाकई आपने तो सेना को चौकीदार मान के रख दिया है। और ये तो साबित भी हो गया कि आप ही के जो है पार्टी के विजय वर्गीय है, मुझे तो उसका नाम लेने में भी जो है शर्म आती है। उसकी शक्ल देखने से लगता है कि कोई गुंडा बदमाश है कहते हैं। तो कोई चौकीदार बना देंगे, सिक्योरिटी गार्ड बना देंगे, इस्त्री कर लीजिएगा, अपनी कोई दुकान लगा लीजिएगा। जी बेटा, मैं तो देखिए उसी बात को तो मैं कोट कर रहा हूँ। हमें पता चला है कि ऐसी ऐसी नीच सोच आपकी। अरे कहाँ का विजय वर्गीय भाई तू है? तूने जवानों को सिक्योरिटी गार्ड के ऐसे से समझा क्या? तुमने चौकीदार के ऐसे समझा? अरे हम देश का चौकीदार नहीं कर सकते, तुम्हारी जैसी पार्टी को पॉकेट में लेके घूमते हैं सुबेदार। ये देश के सैनिक बकवास करते हैं, बोलते हैं ना जैसी शक्ल वैसा काम। हमारे कहावत है हरियाणा में कि भेड़ी शक्ल भेड़ा काम। तुम्हारी शक्ल बताती है जिस पर से गुंडे की शक्ल है तुम्हारी। ठीक है, दोबारा से अपनी चोंच को बंद रखना, नहीं तो पूरा देश आपको देख लेगा। फौजी है ये, अपनी चोंच को बंद रखना, इतना ही कहूंगा, मेरी विनती है। दोबारा अगर ऐसा बयान आएगा तो पूरा देश आग बबूला होगा, तेरे घर में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं तो ये कहूंगा मोदी साहब आपको बहुत अच्छा मानते हैं, मैं भी आपका सम्मान करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे देश के सेना की सरहदों के ऊपर आप जो है दिवाली मनाने जाते, आज तक मेरे दिल में आपके प्रति बहुत सम्मान था। लेकिन जैसे ही आप ये स्कीम लेके आए, रुका नहीं जाता। आप जैसा निकम्मा प्रधानमंत्री साहब महोदय कभी नहीं हुआ। आप जो 75 साल से देश की सेना का चलता आ रहा है उस ढांचे को आपने बिगाड़ दिया। मैं गाना सुनाऊंगा अभी, वो गाना, उन गायकों को ये गाना गाने का कहाँ मौका मिलेगा? सुनना भी मैं सुनाऊंगा प्यारे देशवासियों। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अगेन देता हूँ 8368002355। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है प्यारे देशवासियों। यदि आपको लगे इस मुद्दे को हमें सरकार से वापस करवाना है तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, मैंने आज तक कभी किसी वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोला। मेरी विनती है, ये जिस बेटी का भी ने भी मुझे मौका दिया, मैं विनती करता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इतनी तादाद में शेयर कर दीजिए कि पूरे देश के 135 करोड़ लोगों तक ये जाए। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना बेटा, ये मौका है, मौका। सेना में तो आप नहीं गए होंगे, जो सेना में मेरे सिविलियन भाई है, आपको सेना में जाने का नहीं। फौजी अपनी एक पार्टी खड़ी करने की सोच रहे हैं। जी पार्टी बेटा अलग की बात है, पार्टी खड़ी होगी तो खड़ी होगी। अगर ऊपर वाले ने मौका देना होगा, लिखा होगा देश की रक्षा करने के लिए, देश को बचाने के लिए, तो पार्टी खड़ी हो जाएगी, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन हाँ, इस देश को बचाने के लिए आए हैं। इस देश को जाति में, धर्म में, नफरतों की आग में झोंक रखा है। अरे हिंदू की कोई जात पात नहीं होती, इसकी सैनिक की कोई जात पात नहीं होती। सैनिक तो पूरा देश का होता है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सेना पर मिलकर के लड़ते हैं। इसलिए अब वक्त बताएगा कि आप लोगों ने देश को तोड़ने का जो ठेका ले रखा है, हम बचाने का ठेका लेके आए हैं। सारी पार्टियां तोड़ने का काम करती हैं, फौजी आदमी है देश को जोड़ने का काम। जो आज से 35 साल पहले देश के अंदर, जब देश के अंदर भाईचारा था, जमुना गंगा जमुनी तहजीब थी, उसी का दोबारा कायम करने का काम कर हम चुनौती देते हैं। इस देश के नेता, तुम्हारा हिम्मत है, लगा लो इस देश को पूरी ताकत इस देश को तोड़ने का। अरे हम जोड़ेंगे, क्योंकि हम माँ भारती से प्यार करते हैं और तुम गद्दारो, तुम कुर्सी से प्यार करते हो। अब फौजी भाई मैदान में आ चुके हैं। ये बच्चे खड़े, बच्चे इधर आओ, अभी आए बच्चे, इधर आओ बेटा। क्या नाम है बेटा आपका? तुम बताओ बेटा।
तुम सेना से प्यार करते हो नेताओं से? इससे जोर से बोलो। सेना जोर से बोलो, जोर से। सेना से क्यों कहते हो? क्योंकि सेना देश के लिए प्राणों की आहुतियां देती है बेटा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि प्यारे देशवासियों, अब वक्त आ चुका है, इनके पाप का घड़ा नेताओं का भर चुका है। आप लोगों से मेरी विनती है, अगर आपको इन फौजी भाइयों पर, इन फौजी बेटों पर, मैं मानता हूं कि आपको सेना में जाने का मौका नहीं मिला, आप देशभक्त हैं, इस मौके पर इस देश के सैनिक वीरों को जो हम आवाज उठा रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कर देना एक एक व्यक्ति तक। ये मुद्दा जो है, हम बेटा 26 तारीख को एक महापंचायत बुलाई है, उस महापंचायत में जो बच्चा कहां से भी हो जरूर पहुंचे। दिल्ली के, जिसको भी दिक्कत हो वो यहाँ आ जाए। दिल्ली के ये गए कराला गांव का क्रांति आश्रम, दिल्ली के कराला गांव का क्रांति आश्रम है, सेक्टर 37 रोहिणी के अपोजिट है, और इसका तपस्वी आदर्श परिवार के ऊपर गूगल जो है वो भी मिल जाएगा, सर्च करने से इसका यहाँ का लोकेशन भी मिल जाएगा। मेरी विनती है, लेकिन इतनी मैं विनती करता हूँ, देश का कोई भी बच्चा शालीनता से आए तो वही आए, यहाँ पर हुड़दंग मचाने आए तो मैं विनती करता हूँ यहाँ हुड़दंग मचाने वाला नहीं आना चाहिए, उपद्रवी ना आए। अगर यहाँ पर कोई आगा तो हमसे बड़ा दुश्मन उसका कोई नहीं होगा, क्योंकि हम देश की सुरक्षा करना जानते हैं, इस देश की संपत्ति को बचाना जानते हैं, हम देश को बचाना जानते हैं, क्योंकि देश की संपत्ति हमारी है, किसी नेता के बाप भी नहीं है, ये हमारी संपत्ति है। क्योंकि ये गद्दार नेता तो टैक्स भी नहीं देते, देश की गरीब जनता का खून पसीने की टैक्स की कमाई से रेल बनती है, ट्रेन बनती है, रोड बनते हैं, देश की सारा ढांचा खड़ा होता है, ये गद्दार टैक्स नहीं देते हैं देशवासियों। इसलिए मौका है, हम अपील करना चाहते हैं देश के बच्चों से, तोड़ फोड़ नहीं करने देंगे। अगर तोड़ फोड़ करी तो पुलिस बाद में दुश्मन होगी, हम आपके दुश्मन पहले हैं। हाँ, हम आपको यह न्याय दिलाएंगे, विश्वास करिए इन फौजियों पर। सेना ने कभी विश्वास खोया नहीं है। देश के ऊपर कोई भी आपदाई है, भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, या आग लग जाए, या देश में कोई अन्य आतंकवादी घटना हो जाती है, और जहाँ पर सरकार के हाथ पैर फूल जाते हैं, वहां पर सेना ही अंतिम विकल्प बचती है। प्यारे देशवासियों, आज देश की राजनीति में गुंडे, मवाली, मर्डरर, रेपी, ठग, चोर, उचक्के बेईमान आ चुके हैं। इसलिए हे मेरे माँ भारती के वीर सपूतों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों, आओ मिलकर के इस देश को बचाएं। जनता ब्रिगेड पार्टी के फौजी, ये सैनिक आ चुके हैं, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। और एक हम इसमें छोटा सा 1 रुपए का अनुदान विनती करते साहब, 1 रुपए से कुछ नहीं फर्क पड़ता, हम उसमें एक छोटा सा अपना अकाउंट नंबर जोड़ देंगे। 1-1 रुपया ही आपको इस देश को बचाने का काम करेगा। इस देश के अंदर 75 साल से सुनते आए, सारे निकम्मे नेताओं से, सारे नपुंसक नेताओं के मुंह से सुनते हैं, देश की गरीबी हटाएंगे, देश की गरीबी हटाएंगे। अरे इन्होंने तो देश के गरीब को हटाना चालू कर दिया। ये फौजी हैं, ये फौजी हैं। हम संकल्प लेते हैं साथियों, हम आपसे विनती करते हैं, हमें 10 साल का मौका दे दो। इस देश के अंदर अगर एक भी भाई गरीब हो जाए तो हमें गोली मार देना, सूली पर चढ़ा देना। ये सैनिकों का जो है ये वायदा है। आपने सारी पार्टियों को मौका दिया है, सारी पार्टियों को आपने कई बार मौका दिया। एक मौका क्या अपने फौजी भाइयों पर विश्वास नहीं करते क्या? अरे हम गरीब के बेटे हैं, हम गरीब को जो है उस मुकाम पर ले जाएंगे। मुट्ठी भर लोगों के पास देश का 80% पैसा है, मुट्ठी भर, और बाकी जो ना 20%, और बाकी 80% जनता उस सिर्फ 10% या 20% पैसे के ऊपर निर्भर करती। साहब होशियार हो जाओ, इस देश के धंधा कुबेरो, धन कुबेर, धंधा सेठ, होशियार हो जाओ। तुम्हारी आंख से भी निकाल के गरीबों का हम लेके जाएंगे साहब। इस देश को बचाना है, देश के गरीबों को बचाना है साहब, गरीबों को हटाना है। ये फौजी कर सकते हैं, इनके नेताओं के बाप नहीं कर सकते। अच्छा, आपसे एक चीज पूछूंगी, मीडिया में लगातार अग्निपथ योजना का मुद्दा चला, आपको नहीं लग रहा 2 दिन से मुद्दा गायब हो चुका है पूरे तरीके से? मुद्दा गायब नहीं है अभी, हाँ मुद्दा ये गायब नहीं है, लोग अपने मुद्दे पर लगे हुए हैं। जवान और किसान दोनों एक ही पहिए का एक ही गाड़ी का चक्का है। ये सरकार कहीं न कहीं गरीब लोगों के साथ छल का काम कर रही है। इससे पहले किसानों के साथ की, अब किसान के बेटों के ऊपर कर रही है। तो ये कहीं न कहीं मुद्दा ढीला नहीं हो रहा, ढीला और मुद्दा टाइट हो रहा, लेकिन ये असर हमारा पूरे देश पे जा रहा है। जो लड़के आग लगा रहे थे, ट्रेन का जला रहे थे, ट्रेन को जला रहे थे, ये सब चीज़ें नहीं हो रहा, ये हमारा असर है। हम लोग उन जवानों को, उन भाइयों को मना करने का काम कर रहे हैं आपके थ्रू, वो देश हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि ये गलत काम न करें। अगर वो गलत काम करना बंद कर दिया तो इसका मतलब ये मुद्दा ठंडा नहीं हो रहा, मुद्दा वैसे का वैसे है। इसलिए मैं अपने नेताओं से सबसे प्रार्थना करूँगा, अपने भाइयों से, कि आप ऐसा काम न करें। जब आपकी सरकार आती है तब ज़्यादातर ये सब इस तरह के काम होते हैं। कहीं आग लग रही है, कहीं किसान बैठ रहे हैं, कहीं रोड तोड़ रहे हैं, दुनिया भर के ये सब ऐसे गलत काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपकी लीडरशिप ठीक से नहीं है। आप कोई भी नियम कानून लाते हैं तो सबसे पहले हमारी जनता के पास वो बात पहुंचनी चाहिए कि ये काम होने वाला है। अब एक देखिए, ये लड़के हैं इतने धूप में आए, थोड़ा दिखाओ बेटा, उधर दिखाओ, इतने धूप में किसान के ही बच्चे आ सकते हैं यहाँ पर।
या जवान के बच्चे आ सकते हैं। किसी धन्ना सेठ का, किसी एसी वाले का बच्चा नहीं आता। यही बच्चे जाकर के धूप में, बर्फ में, गड्ढे में, पहाड़ी पर यही बच्चे काम कर सकते हैं। तो इसलिए इनको शर्म आनी चाहिए। जो 4 साल की सर्विस निकाली इन्होंने, एक जज्बा होता है। 4 साल की सर्विस, 4 साल के बाद वो कहाँ जाएंगे? एसी में बैठेंगे वो। उनका जज्बा होता है, एसी में नहीं बैठेंगे। उनके अंदर दम है, वो कहीं भी जज्बे के साथ रहते हैं। तो इसलिए मैं नेताओं से कहना चाहूंगा कि जो बच्चा एसी में बैठने लायक है, एसी में बैठा है, जो ग्राउंड में देश की सेवा करना चाहता है, उसको देश की सेवा करने दिया जाए। मौका दीजिए उसे। जी। चलिए, आपने लोगों की बातचीत सुनी है कि किस प्रकार से एक्स आर्मी के लोग यहाँ पर मौजूद थे और सभी का अग्निपथ योजना को लेकर किस प्रकार से जो आक्रोश है वो लगातार जाहिर कर रहे हैं। लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है और बताया भी कि अब आंदोलन जो है, प्रदर्शन जो है वो तेज करने जा रहे हैं कि युवाओं को जो उनकी मांगे हैं वो पूरी हो सके। इसी के साथ ग्राउंड पर मैं लगातार मौजूद रहूंगी। ग्राउंड से मैं आपको दिखा रही हूँ कि छात्रों का, युवाओं का क्या कहना है। कि छात्र को, युवा को परेशानी हो या बातचीत करना चाहते हो, हम भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और हम भी कवरेज करते रहेंगे लगातार जितने भी। हाँ, कहना चाहूंगा कि मोदी जी अपनी माता जी से जाकर के एक बार पूछ के तो देखे कि जिन माँ के बच्चों ने जो सुसाइड किया है, उन माँ की आत्मा में क्या गुजर रहा है। ये मोदी जी से स्वयं मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक बार अपनी माँ से जाके पूछिए। आपको वहां कुर्सी पर बैठ करके इन बच्चों का जो है ना, उनकी माँ का दर्द मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। देखो, मैं आपके माध्यम से जो हमारे आर्मी चीफ हैं तीनों, जो इसको सही ठहरा रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। आर्मी का एक अपना सम्मान होता है, आर्मी का पूरा देश सम्मान करता है। आपने उस गरिमा को गिरा दिया जनरल साहब। आप हिंदुस्तान के पहले वो गद्दार चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साबित होंगे कि ये देश कभी आप लोगों को माफ नहीं करेगा। आपने उस माँ के दूध को, उस माँ के खून को लजा दिया जनरल साहब। आप कलंकित साबित हो रहे हो। आप जाकर के पैरवी कर रहे हो। अरे, रक्षा मंत्रालय का काम होता है और आप जाके जो उनके वकील बन के दिखा रहे हो ना, ये इतिहास बनेगा, एक इतिहास ही देश का। आपने अपने आप को लजा दिया, उस माँ के खून को लजा दिया। वो माँ रो रही होगी, माँ कि मैंने इस अपनी कोख से कैसे निकम्मे गद्दारों को पैदा कर, उस माँ रो रही होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।